ये सब बना नहीं बना, नहीं बनाई। एक 4 नंबर देखो, एक डिस्क है कैपिटल आर रेडियस का, उस पर सॉरी ठीक है, उसको कैप रखा गया है 2r रेडियस के सेम थिकनेस का, 2r रेडियस ऑफ सेम थिकनेस एंड डेंसिटी। Periphery of the two disks touch each other, locate the center of mass। 4 नंबर क्वेश्चन है। ये एक 2r रेडियस का एक डिस्क है और इस पर एक r रेडियस का डिस्क को रखे हो, इस तरह से रखे हो कि दोनों का प्रीफेरी टच करे। प्रीफेरी टच करेगा तो क्या होगा कि ये सेंटर, इस डिस्क का जो प्रीफेरी है ये सेंटर से, क्योंकि इसका रेडियस कितना, इसका रेडियस है 2r, ये लेंथ है कितना 2r, और इसका रेडियस है r और ये लेंथ है 2r। तो क्लियरली इस डिस्क का प्रीफेरी इसके सेंटर से भी तो पास करेगा ना। तो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है। सेम मटेरियल का है दोनों डिस्क, तो क्या करोगे, इसका टोटल मास यहाँ पर और इसका टोटल मास यहाँ पर, भूल जाओगे कि दूगो कंटिन्यूअस सिस्टम था, सोच के चलोगे दूगो क्या था, पार्टिकल था। ये O1 O2 से डिनोट कर दें। तो यदि हम लोग r रेडियस वाले डिस्क का मास को हम m मान लें तो ये 2r रेडियस वाले डिस्क का मास कितना होगा? नहीं, ऐसे कैसे बोल दिए 2m? निकालना पड़ेगा। कैसे, क्या करेंगे उसको देखिए। r रेडियस वाले का इतना है, यानी पाई r स्क्वायर एरिया का मास m है, तो यूनिट एरिया का m बाई पाई r स्क्वायर, इसलिए इसका एरिया कितना, पाई इंटू 2r स्क्वायर ना, इसका पाई इंटू 2r, तो इतना एरिया का मास कितना हो जाएगा, m बाई पाई r स्क्वायर इंटू पाई इंटू 4r स्क्वायर। नहीं तो 4m हुआ, 4m हुआ, इसका मास 4m हुआ। अब क्या करोगे, इस डिस्क को एक पॉइंट मास मान लो जिसका टोटल मास उसका अपना सेंटर पर, इस डिस्क को भी एक पॉइंट मास मान लो जिसका टोटल मास उसका अपना सेंटर पर, कितना माने हो मास उसका, m माने हो, और इसके बीच का सेपरेशन कितना है, r है। अब हो गया दो पार्टिकल का, तो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन जानते हैं ना, नहीं वो कहाँ, मान लीजिए यहाँ पर ओरिजिन मानते हो, इधर x एक्सिस, तो सेंटर ऑफ मास मान लो यदि यहाँ पर है तो ये दूरी कितना होता है, ये दूरी ये m1 है, ये m2 है, तो ये दूरी होता है m2d ना, कितना m2d बाई m1 प्लस m2, यानी 5m, यानी कितना r/5 दूरी पर यहाँ से बनाइए, रिकॉर्ड करेंगे हम। हो गया। ये 5 नंबर है। 2r रेडियस का डिस्क था, उसमें से r रेडियस का डिस्क को काट के हटा दिया, तो जो रिमेनिंग डिस्क है उसका सेंटर ऑफ मास, यानी 2r रेडियस का डिस्क था, इसमें से और काट के ऐसे हटाए हो कि दोनों का प्रीफेरी टच कर रहा है, यानी ये काट के हटा दिए तो मटेरियल ओनली अब इतना दूर में है ना। तो इस रिमेनिंग डिस्क का सेंटर ऑफ मास की बात करना है। इस मॉडल के क्वेश्चन में काट के हटाने वाला जो क्वेश्चन है उसमें क्या करना आप कि ये जो काट के हटा उसका भी मास निकालो, रिमेनिंग वाला का भी मास निकालो, ठीक है। तो इस रिमेनिंग वाला का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इस काट के जो हटाए हो उसका सेंटर ऑफ मास, कंप्लीट जो डिस्क था उसका सेंटर ऑफ मास के मिलाने से जो लाइन बनेगा उसी लाइन पर होगा। लेकिन अब उस लाइन पर कहाँ होगा, तो वो उसके लिए फिर क्या करना, यहाँ पर मान लीजिए ये क्या है, कैपिटल M है, काट के हटाएं उसका मास कैपिटल M, तो रिमेनिंग वाले का मास कितना 3m, नहीं रिमेनिंग वाले का मास क्या हो जाएगा, कंप्लीट का मास अब ये भी निकाला था ना 4m आया था, 4m में से तो ये 3m नहीं,
एक टेक्निक थोड़ा अप्लाई करेंगे, जो बच गया ना उसका सेंटर ऑफ मास इधर कहीं होगा, इधर कहीं पर होगा, पता नहीं कहाँ पर है, लेकिन इस दोनों के बीच में नहीं होगा। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि ये मान लो रिमेनिंग का सेंटर ऑफ मास, तो रिमेनिंग का टोटल मास कितना है, सॉरी ये तो 4m है, ये यहाँ ना 3m रखोगे, रिमेनिंग का जो मास है उसको वो ना अपना सेंटर ऑफ मास पर होगा, तो रिमेनिंग का मास 3m है और रिमेनिंग का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर मान रहे हैं। इस कंप्लीट डिस्क के सेंटर ऑफ मास से मान लो x दूरी पर है। देखिए ये काट के हटाए थे उसका सेंटर ऑफ मास है, ये कंप्लीट वाला का सेंटर ऑफ मास है, तो रिमेनिंग वाला और काट के हटाए उसको दोनों को फिर रख देंगे तो पूरा कंप्लीट डिस्क बनेगा जिसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, O1 पर आना चाहिए। ये समझे बात, कि जिसको काट के हटाए थे उसको भर दो, आखिरकार जो रिमेनिंग था उसका, तो दोनों को मिलाएंगे तो फिर कंप्लीट डिस्क बन जाएगा ना। और कंप्लीट डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ होना चाहिए, O1 पर होना चाहिए। अच्छा, इसमें आपको शक है कि रिमेनिंग वाला इधर आएगा कि इधर होगा, उससे बाद में पता चल जाएगा। x का चलो वैल्यू निकालने, यदि x प्लस में आ गया तो ठीक था, तो सही में यही था। और यदि हम लोग यहाँ मान के चला रिमेनिंग का सेंटर ऑफ मास और x का वैल्यू माइनस में आया, इसका मतलब इधर नहीं है, वो इधर है, ठीक है। तो इसमें यदि पहले ही से इस सिमेट्री को यूज कर ले रहे हो तो ठीक है कि नहीं, हम इधरे होगा, क्योंकि ये दोनों को मिलाएंगे तो हमको नेट बन जाना चाहिए, तो निश्चित रूप से ये दोनों ऐसे बाहर में रहेगा। नहीं, यदि नहीं पता है कि रिमेनिंग, लेकिन एक बात तो यूज करना ही पड़ेगा कि तीनों का सेंटर ऑफ मास एक ही लाइन पर होगा, समझे। इस बात का फिर कोई मैथमेटिकल प्रूफ हम लोग नहीं कर सकते हैं, एक ही लाइन पर होगा, इसमें ये तो यूज करना ही पड़ेगा आपको, थोड़ा सा सिमेट्री को यूज करना ही होगा। हाँ, इसी लाइन पर रहेगा, क्योंकि ये दोनों को मिलाने से यहाँ आना है नेट का। तो अब क्या करो, अब आप यहाँ पर इसको ओरिजिन मान लीजिए, इसको यहाँ पर ओरिजिन मान लेते हैं हम लोग, इसको x एक्सिस, तो रिमेनिंग का कंप्लीट सेंटर ऑफ मास यहाँ पर आ रहा है ना, जिसका अपना x कोऑर्डिनेट XCM का फॉर्मूला था ये 3m इंटू x माइनस में, कौन साइड में, लेफ्ट साइड है ना, माइनस x प्लस कैपिटल M इंटू कितना R, ये हटाए थे उसका सेंटर ऑफ मास, ये दोनों को रख दिए तो फाइनल सेंटर ऑफ मास यहां हुआ, जिसका वैल्यू ये बाय टोटल मास कितना, जबकि ये कितना है, ये तो कंप्लीट का सेंटर ऑफ मास है ना। और कंप्लीट का सेंटर ऑफ मास वहीं पर ना ओरिजिन माने हो आप, ओरिजिन वहीं पर माने तो उसको तो 0 होना चाहिए। हम ये दोनों को मिला दिए तो नेट यहाँ आना चाहिए ना मेरा, इसको ओरिजिन माने हैं तो ओरिजिन इसका 0, तो इससे x का वैल्यू आ जाएगा आपको यहाँ से, ये 0 में चला गया, x बराबर कितना आ गया, r/3 आया, प्लस r/3, यानी ये r/3 दूरी इधर होगा, वो समझे, यदि माइनस में आता दैट इज वो उधर था सेंटर ऑफ मास। ये समझ में आया क्या किए, हम रिमेनिंग और रिमूव करके जो हटाए तो दोनों को फिर से क्या किए, रख दिए, तो कंप्लीट डिस्क बनेगा जिसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आना चाहिए, O1 पर आना चाहिए। वहाँ पर हम ओरिजिन मान लिए, तो जब यहाँ आना चाहिए कंप्लीट डिस्क का सेंटर ऑफ मास, तो वैल्यू कितना हो जाना चाहिए, तब उसको 0 हो जाना चाहिए। एक तो ये स्टाइल है, दूसरा एक स्टाइल है क्या, ये फॉर्मूला यूज कर, दूसरा एक स्टाइल ये था आपको ये दूरी फाइंड करना है, x निकालना है। तो एक स्टाइल ये था कि सेकेंड मेथड की, ये आपका कंप्लीट का है, ये रिमूविंग का है और ये रिमेनिंग का है ना, ये रिमेनिंग का मास 3m, रिमूविंग का मास m, और ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। तो क्या करो, इस पर एक फोर्स लगेगा mg
इस पर एक फोर्स लगेगा 3 mg, और ये लाइन रोटेट नहीं कर रहा है, सिस्टम स्टैटिक सिस्टम है, रोटेशन यहाँ नहीं हो रहा है सिस्टम में, तो इस फोर्स का टॉर्क इस सेंस में आएगा और इस फोर्स का टॉर्क, दोनों टॉर्क को बैलेंस कर दो, दोनों टॉर्क को इक्वेट कर दो। सेंस तो अपोजिट है, इस फोर्स का ये फोर्स तो इस रॉड को इधर रोटेट करवाना चाहेगा ना, इस पॉइंट के अबाउट, जबकि ये फोर्स इस रॉड को इस सेंस में रोटेट, इसका टॉर्क इस सेंस में आ रहा है, इसका टॉर्क इस सेंस में, लेकिन रोटेट कर नहीं रहा है। इट मीन्स दैट इस दोनों का टॉर्क इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में, यानी 3 mg इंटू एक्स बराबर होगा कितना, m इंटू किसका, r का, टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस ना, आप लोग नहीं समझोगे इसको, फोर्स इंटू, तो हो गया, यहाँ से भी x का वैल्यू निकल रहा है r/3, समझे। तो टॉर्क को बैलेंस करके भी निकाल सकते हो दूरी, तो ये उतारिए, ये ठीक है, ये तो सबको समझ में आएगा क्या किया यहाँ। लैंग्वेज हम नहीं लिख रहे हैं, हम क्या किया, रिमेनिंग का और कट के हटाए तो उसको रख दिया, फिर टोटल सेंटर ऑफ मास ले, पूरा कंप्लीट डिस्क का सेंटर ऑफ मास हो यहाँ पर लिया, ये रिमेनिंग का सेंटर ऑफ मास, ये कंप्लीट डिस्क का सेंटर ऑफ मास, ये रिमूविंग डिस्क का सेंटर ऑफ मास। एक क्वेश्चन इस मॉडल का और है 6 नंबर, देखियो। इधर से मटेरियल काट के निकाल दें, उधर कभी सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं, उधर शिफ्ट नहीं करेगा, उधर शिफ्ट नहीं करेगा, इसलिए ना इधर माना हम लोग। देखो, जब यहाँ था मटेरियल तब तो सेंटर ऑफ मास यहाँ था, जब मटेरियल यहाँ नहीं रहेगा तो मटेरियल से सेंटर ऑफ मास शिफ्ट किधर करेगा, ज़्यादा मास वाले की तरफ, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट किधर करेगा। अब रॉडे में पैन उन राजू में बैलेंस पॉइंट ढूंढते हो, यदि दोनों पैन का मास सेम नहीं होगा, सेम होगा तो मिड पॉइंट पर आएगा बैलेंस पॉइंट। अब मास सेम नहीं होगा तो जिधर ज़्यादा मास है उधर बैलेंस पॉइंट खिसकता है ना, वही इसलिए हम लोग इधर माना था, इस सिमेट्री को यूज किए थे। और एक क्वेश्चन 6 नंबर भी ये रिमूविंग वाला है, मिटा हुआ है। इसमें एक स्क्वायर प्लेट था, उसमें से 1/4 भाग काट के हटाए तो जो रिमेनिंग हुआ उसका सेंटर ऑफ मास का। हाँ, कोनो थोड़ी मेथड पूछता है आपसे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मेथड से क्या मतलब है। इसमें एक स्क्वायर प्लेट, एज लेंथ उसका d, और एक सर्कुलर डिस्क ऑफ डायमीटर, नहीं काट के हटाने वाला नहीं है, और एक स्क्वायर प्लेट, एज लेंथ d एंड ए सर्कुलर डिस्क ऑफ डायमीटर d आर प्लेस टचिंग ईच अदर एट द मिड पॉइंट ऑफ एन एज ऑफ द प्लेट एज शोन इन फिगर। ये तो बता रहे हैं इसका ना, इसका बताए हैं। सॉल्व एग्जाम्पल में रुको, इसमें नहीं है, वो भी क्वेश्चन हमको कहीं पर देखे होंगे जो याद है हमको। ये काट के हटाने वाला, ये देखो, मान लो ये एक स्क्वायर प्लेट है, इसका एज लेंथ मान लो L है, इसमें से क्या किए हो, 1/4 भाग काट के हटा दिए, ये सब मटेरियल है, यहाँ पर मटेरियल है ये सब, और यहाँ से ये पोर्शन काट के हटा दिए, जिसका सेंटर ऑफ मास कहाँ जाएगा, है ना। यदि यहाँ रहता मटेरियल तब तो सेंटर ऑफ मास स्क्वायर प्लेट का अपना सेंटर पर जाता है, ये तो कंप्लीट डिस्क का सेंटर ऑफ मास है ना। अच्छा, और जिसको काट के हटाए हो उसका अपना सेंटर ऑफ मास उसके अपना सेंटर पर होगा, नहीं, O1 पर। तो रिमेनिंग वाला क्या बोले हैं कि जो कंप्लीट प्लेट है और जो काट के हटा है उसका दोनों से मिलाने के से जो लाइन बनेगा उसी लाइन पर होगा, ये बात बोले है ना। तो रिमेनिंग का इसी लाइन पर होगा, लेकिन अब किधर लोगे, ज़्यादा मास इस साइड है ना, तो इधरे कहीं लेंगे। मान लो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है रिमेनिंग का, यहाँ से सपोज करो ये x दूरी पर है, यहाँ से x दूरी पर। अब मास का रिलेशंस पता कीजिए, मास में मान लो इस 1/4 पार्ट का m है,
तो इस टोटल का 3m ना हो जाएगा, डायरेक्ट एज्यूम कर लीजिए। तो फिर क्या हुआ, एक लाइन हुआ अपने पास, यहाँ पर O है, यहाँ पर O1 पर m है, और ये सेंटर ऑफ मास जो यहाँ से x दूरी पर ले रहे हो, यहाँ पर कौन है, 3m है। नहीं, आपको यही दूरी फाइंड करना है ना, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन फाइंड करना है, ये दूरी फाइंड करना, ये आपका रिमेनिंग का सेंटर ऑफ मास है। तो फिर दो मेथड, एक तो कोऑर्डिनेट मेथड से करोगे तो क्या करो, इसको ओरिजिन मान लो और इस लाइन को एक्स एक्सिस मान लो, इस लाइन को एक्स एक्सिस और इसको ओरिजिन मान लीजिए, इस पॉइंट को। नहीं तो कंप्लीट डिस्क का सेंटर ऑफ मास XCM जो होता है, ये 3m गुने माइनस एक्स प्लस m इंटू कितना, ये दूरी कितना होगा, ये दूरी कितना होगा, ये तो l/2 हुआ ना, ये पूरा कितना l/2, और ये एंगल कितना 45, फिर l/2 का आधा करो तो l/4, नहीं, और उस l/4 ये तो cos 45 डिग्री जो हो जाएगा, cos 45 डिग्री बेस यानी l/4 बाई इतना OO1, इसलिए OO1 बराबर कितना l/4 cos 45 यानी 1/√2। नहीं समझे बात, इसको सॉल्व करने पर ना ये समझ में आया ना क्या किया, ये लेंथ पता था l, तो आधा l/2, फिर उसका आधा कितना, अब फिर ये इस राइट एंगल ट्रेंगल में हम लोग ये cos 45 है ना, ये तो डायगोनल है ना, तो OO1 आ गया। नहीं, ये कितना बोल रहे हैं, तो ये दूरी l/2√2 है ना आपका, यही दूरी ना निकाला आप, l/2√2, तो यहां पर m गुने कितना l/2√2 बाई कितना 4 है। लेकिन ये तो कंप्लीट डिस्क का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है ना, और वहां पर आप क्या माने हो, ओरिजिन माने हो, तो इसको क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, फिर यहां से x का वैल्यू आ जाएगा। टॉर्क वाले से फाइंड करते तो वो भी होता, टॉर्क वाला सिचुएशन से टॉर्क वाले से फाइंड करोगे तो यहां देखो, ये O, यहाँ पर m, ये डिस्टेंस अभी अपने l/2√2, यहाँ पर 3m, ये डिस्टेंस x, तो फिर एक फोर्स यहाँ पर mg, एक फोर्स यहाँ पर 3mg, और टॉर्क आप इस पॉइंट के अबाउट कंसीडर कर रहे हो, तो दोनों फोर्स का टॉर्क को बैलेंस करेंगे हम लोग। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, टॉर्क में होता है ना फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, फोर्स इनटू कहां से परपेंडिकुलर, जिसके अबाउट टॉर्क निकालना है, जिस पॉइंट के अबाउट वहां से परपेंडिकुलर। अब आप इस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हो तो ये फोर्स है, तो आपको पीछे ले जाना और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, समझे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना होगा। ये तो एंगल 45 है ना, और ये लेंथ पता चल गया है, तो ये लेंथ आ जाएगा ना, ऐसे ये l/4 आएगा, ये कितना आएगा, नहीं, इस पॉइंट से ये फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही ना आएगा l/4, फिर ये फोर्स है और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी ये भी कितना, नहीं, ये थोड़ी सेंटर से गया है, ये तो x दूरी से गया है ना, यहां से गया था, इसके सेंटर से जाता तब ना ये l/4, नहीं, तो ये दूरी, ये एंगल पता है ना, और ये लेंथ x पता है ना, तो x cos 45 कितना, फिर इतना गुने ये बराबर इतना गुने ये करोगे तो उससे भी आ जाएगा आपको। तो ये ठीक है, जैसा मेथड करना है उधर इसको हो गया। अब हम लोग दूसरे मॉडल ऑफ क्वेश्चन में चलेंगे। अभी तो हम लोग सेंटर ऑफ मास का पोजीशन डिफाइन कर रहे थे, अब सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, ये सब डिफाइन करें।
तो पोजीशन का रिलेशंस पता है तो उसी को डिफ्रेंशिएट कर दो, वेलोसिटी आएगा। एक बार और डिफ्रेंशिएट करो, एक्सेलेरेशन आएगा, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो फिर वो XCM जो था सिग्मा MI/XI बाई टोटल मास, इसी को डिफ्रेंशिएट कर दो आप, dXCM/dt। तो ये भी x देगा सेंटर ऑफ मास का, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी देगा, ये नहीं, VCMX x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इधर भी डिफरेंशिएशन करना होगा, तो इधर डिफरेंशिएशन करोगे MI/dXI/dt बाई टोटल मास ना, समझे? यानी यहां पर सभी पार्टिकल का अपना अपना x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, VIX बाई m। इसको m1 v1x प्लस m2 v2x एंड सो ऑन बाई टोटल मास ना, ये सेंटर ऑफ मास का x। सिमिलरली आप सेंटर ऑफ मास का y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो dyCM/dt करोगे, जो सेंटर ऑफ मास का y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो वो हो जाएगा क्या, सिग्मा MI/VIY बाई टोटल मास। तो एक क्वेश्चंस है इसमें, कुछ पार्टिकल्स है जिसका वेलोसिटी का डायरेक्शंस दिया हुआ है, उतार लिया, इसको फोटो करो। ये तो पोजीशन था ना सेंटर ऑफ मास का, एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का, यानी पोजीशन। यदि वेलोसिटी चाहते हो सेंटर ऑफ मास का तो उसके पोजीशन को क्या किया, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया तो वेलोसिटी आ गया। जब इधर किया टाइम के रिस्पेक्ट में तो इधर उधर टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे, dXI/dt। dXI/dt क्या दिया, ith पार्टिकल का x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, नहीं समझे? dx/dt Vx होता है ना, तो ये ith पार्टिकल का पोजीशन को डिफरेंशिएट करे तो ith पार्टिकल का x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी देगा, नहीं। सिग्मा लगा हुआ है तो मतलब समेशन में कन्वर्ट कर दिए। सिमिलरली फॉर y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कुछ पार्टिकल्स है जिसका, जैसे ये एक पार्टिकल है, इसका वेलोसिटी इधर दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड 1.5 मीटर पर सेकेंड, मास 1 kg है इसका, ये एंगल 37 डिग्री और ये वेलोसिटी 1.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसमें बोल दिया है क्वेश्चन में, टुवार्ड्स राइट पॉजिटिव x एक्सिस मानिए और ऊपर पॉजिटिव y एक्सिस मानिए, ऐसा क्वेश्चंस बोल रहा है। फिर एक पार्टिकल है और ऐसे 1.2 kg का, इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर गिवन है और वेलोसिटी गिवन है 0.4 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही बहुत सारे पार्टिकल्स गिवन है। तो अब बोला है आपको इसमें कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी। तो पहले आप सेंटर ऑफ मास का x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालो। सेंटर ऑफ मास का x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में क्या, किसकी जरूरत पड़ेगा, सभी पार्टिकल का अपना अपना x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगा, नहीं, बाय टोटल मास कर देना, और भी पार्टिकल है, ठीक ना, सब मास को जोड़ के यहां लिख दोगे। अब बताओ इस पार्टिकल का x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के लिए इसका कंपोनेंट लो इधर, नहीं, v1x कितना होगा, v1x होगा -1.5 cos 37 डिग्री, कितना, माइनस में, क्यों, ये निगेटिव x एक्सिस है ना। फिर इसका y कंपोनेंट निकालना जो -1.5 cos कितना डिग्री, ये 37 है तो ये कितना 53 डिग्री हो जाएगा। ऐसे सब पार्टिकल का अपना अपना x कंपोनेंट एंड ये y कंपोनेंट निकाल लोगे, फिर इसमें डाल देना। ऐसे ही फिर y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का निकालना, जिसमें m1 v1 y प्लस, जब ये दोनों आ गया
तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में फाइंड करोगे ना, तो x कंपोनेंट में I लगा लेना, y कंपोनेंट में j लगा लेना। यदि मैग्नीट्यूड फॉर्म में आंसर होगा तो फिर मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेना यहां से, रूट इतना स्क्वायर प्लस इतना स्क्वायर। ठीक है, तो यहां तक तो नहीं कोई प्रॉब्लम। अब देखो दूसरे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन उतार दो, इसको कर लेना 7 नंबर। हाँ आ रहे उसी पर आ रहे हैं। 8 नंबर देखो, 2 पार्टिकल, उसका मास गिवन है और वो इनिशियली कुछ सेपरेशन पर था। 2 ब्लॉक्स ऑफ 10 kg एंड 20 kg आर प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, अब बोल रहा है कि द फर्स्ट मास इज मूव्ड ऑन द एक्सिस बाय ए डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, then by what amount second mass is moved so that position of center of mass remain unchanged। मतलब क्या, ये 10 kg और 20 kg का 2 मास था, इसके बीच का क्या सेपरेशन है ये गिवन नहीं है, आपको नहीं है। मान लो d, लेट d। अब 10 kg वाले को 2 सेंटीमीटर, इस सिस्टम का जहां भी सेंटर ऑफ मास होगा, तो जहां भी होगा सेंटर ऑफ मास, मान लो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहां है सपोज करो, तो ये दूरी तो 10 kg वाले से ये दूरी निकालोगे यदि, तो जान रहे हो आप कि ये x1 इनिशियल सेंटर ऑफ मास, इनिशियल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास xi है ये। xi का वैल्यू कितना, xi का वैल्यू हो जाएगा 20d/30। ये समझ रहे हैं, यहां से यदि दूरी निकाल रहे हैं तो अच्छा। अब क्वेश्चन बोला कि इसको 2 सेंटीमीटर डिस्प्लेस किया, किधर डिस्प्लेस किया ये नहीं बोल रहा है क्वेश्चन, खाली डिस्प्लेस किया। तो आप अपना मन से ना इस 10 kg वाले को मान लो इधर डिस्प्लेस किया 2 सेंटीमीटर सपोज करो, यहां पर इधर डिस्प्लेस किया, तो अब यहां आ गया 10 kg वाला। तो बोल रहा है कि 20 kg वाले को कितना से डिस्प्लेस करें कि अभी भी सेंटर ऑफ मास वहीं पर हो, है ना, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है किसका हो। तो 20 kg वाले को मान लो इधर डिस्प्लेस करते हैं, जरूरी नहीं है आप उधरों लेके चल सकते हो। हम 20 kg वाले को मान लीजिए इधर डिस्प्लेस कर रहे हैं, यहां पर ला रहे हैं, नहीं पता कितना अमाउंट से, तो सपोज कर लो इसको x अमाउंट से, जिससे कि इस सिस्टम का भी सेंटर ऑफ मास यही हो, इस सिस्टम का भी सेंटर ऑफ मास वहीं पर हो। तो एक काम करो, ये फाइनल x कोऑर्डिनेट है सेंटर ऑफ मास का xf, लेकिन मैथमेटिकली xf कितना होना चाहिए, मैथमेटिकली xf होना चाहिए इसका x कोऑर्डिनेट कितना, इसका x कोऑर्डिनेट 10 × 2 प्लस इसका x कोऑर्डिनेट कितना, इसका x कोऑर्डिनेट पहले d था, d में से x दूरी इधर ले आए, ये ओरिजिन मान रहे हैं इसको हम लोग, है ना। तो यहां से इस 2 इसका d दूरी पर था ना, उसको x दूरी इधर ले आया ना, तो इस 20 kg वाले का x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, d - x बाय टोटल मास कितना 30। समझ में आया क्या किया, इस 10 kg वाला तो ओरिजिन से 2 सेंटीमीटर पर है ना, तो उसका x कोऑर्डिनेट 2 सेंटीमीटर ये हुआ, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन xi बराबर xf, तो बट सिंस xi बराबर xf, तो इक्वेट कर दीजिए उसको 20d/30 इक्वल टू 20 + 20d - 20x/30, नहीं
ये 20d/30 कैंसिल ना, इधर 0 बचा ना, तो इधर 20/30 माइनस 20/30x, ये 20/30, ये 20d/30 ना कैंसिल किए हैं क्या? 20 हाँ 30 को 0 बता दो, यानी x बराबर कितना 1 सेंटीमीटर, x बराबर 1 सेंटीमीटर। x का वैल्यू प्लस में आया है, यानी आपका डिस्प्लेसमेंट सही था। यदि इस 20 kg वाले को उधर डिस्प्लेस किए होते आप x अमाउंट से, तो यहाँ x कोऑर्डिनेट में d प्लस x रखना पड़ता, नहीं तो x का वैल्यू माइनस में आ जाता, यानी वो गलत हो गया तब। तो यदि इस बॉडी को इधर खिसकाए हो तो इसको इधर खिसकाना होगा, तब आपका सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस्ड नहीं होगा। और यदि इस बॉडी को इधर खिसकाए रहते तो उसको उधर खिसकाना पड़ता, तब सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज नहीं होता। समझे? तो ये इस तरह से बनाओ, इसको उतारो। एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन 9 नंबर है। इतना ही आता है, आंसर इतना ही आता। नाइन नंबर भी इसी मॉडल का है, ठीक ना। अब एक कॉन्सेप्ट हम लोग को देखना होगा अगला क्वेश्चंस को बनाने के लिए। देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है ये, मिटा दें इसको। सुनो, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर जो डिफाइन था सिग्मा MI/RI बाय टोटल मास m, इसको आप डिफरेंशिएट करते हो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी देता है आपको, जो इधर हो जाएगा सिग्मा MI/DRI बाय dt बाय टोटल मास, दैट इज सिग्मा MI/VI बाय टोटल मास ना। इस m को इधर कर दो आप, MVCM, तो इधर तो सिग्मा MI/VI, सिग्मा MI/VI को आप सिग्मा हटा के लिखना चाहते हो तो क्या लिखेंगे, M1V1 प्लस M2V2 प्लस प्लस एंड सो ऑन ना। ये क्वांटिटी क्या है, इसको क्या रीड करेंगे, लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम। क्या है वो, वेक्टर सम ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ सिस्टम है ना। सिस्टम के इंडिविजुअल पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम का वेक्टर सम है, जिसको सिस्टम का मोमेंटम बोला जाता है। क्या समझे? दिस क्वांटिटी इज वेक्टर सम ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम। लीनियर मोमेंटम ऑफ, सिंपली सिस्टम का लीनियर मोमेंटम बोलेंगे। लीनियर मोमेंटम एडिटिव क्वांटिटी है। कोई सिस्टम का लीनियर मोमेंटम निकाल रहे हो, सिस्टम के अंदर के हर पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम को ऐड कर दो, ठीक है। एडिटिव का मतलब ये हुआ कि होल सिस्टम के लिए कोई चीज फाइंड करना। जला सर, नहीं जला, अच्छा। ठीक है। इधर क्या है, इधर का क्वांटिटी क्या है, लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, नहीं
लीनियर मोमेंटम ऑफ, ठीक, बहुत बड़ा टूल, यूजफुल टूल कहा जाए फिजिक्स में कि कोई सिस्टम का लीनियर मोमेंटम निकालना है तो एक स्टाइल तो ये हुआ कि उसके अंदर के हर पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम को ऐड कर लो, एक तो ये स्टाइल हुआ। और यदि ये काम कब आसान होगा, जब 2 4 5 पार्टिकल हो सिस्टम में, तब ना ऐड कर लोगे। और यदि लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल हो सिस्टम में तो सबको ऐड करना संभव है नहीं ना। तो उस केस में क्या करना, खाली उसके सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम निकाल दो, वो भी तो सिस्टम के मोमेंटम के बराबर है ना। नहीं समझे, आप सब पार्टिकल के निकाल कर जो ऐड करने जाओगे उससे अच्छा है क्या कर देना, उस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का खाली मोमेंटम निकाल देना, वो भी सिस्टम के मोमेंटम के बराबर ही तो है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है इसमें कि 10 द लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम will be equal to momentum of their center of mass। और ये कंसेप्ट जनरली डिस्क्रीट सिस्टम हो, डिस्क्रीट सिस्टम और भी कम पार्टिकल का सिस्टम हो, डिस्क्रीट सिस्टम, तब तो सब पार्टिकल को का मोमेंटम निकाल के ही ऐड करके सिस्टम का मोमेंटम बताया जाता था। लेकिन गैसियस सिस्टम हो तो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, उसमें ये काम करना संभव नहीं होगा, तो खाली सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम बताएंगे। कंटिन्यूअस बॉडी का मोमेंटम निकालना हो, मतलब मान लो रॉड का मोमेंटम निकालना हो लीनियर मोमेंटम, तो इसके भी अंदर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना, सबका मोमेंटम निकालना संभव, उसके सेंटर ऑफ मास का खाली मोमेंटम बताएंगे। समझे। और 2 4 5 पार्टिकल का सिस्टम है तब तो सबका ऐड कर दो, वही ठीक रहेगा। उतारिए इसको। एक इम्पोर्टेंट बात और इसमें करना है, तब न्यूमेरिकल बनेगा। दूसरा एक इम्पोर्टेंट बात कि ये सब जो डिस्कस किया हम लोग, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक एक्सेलरेशन भी यहां से डिफाइन कर सकते हो। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो इसी को एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दोगे, चूंकि अभी अभी आपने VCM बराबर सिग्मा MI VI बाई टोटल मास डिफाइन किया, एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट कर दो dVCM बाई dt, तो ये सिग्मा MI dVI बाई dt बाई टोटल मास, ये क्या देगा, ये तो एक्सेलरेशन देगा ना सेंटर ऑफ मास का। इधर क्या हो जाएगा, MI AI बाई टोटल मास, दैट इज M1 A1 प्लस M2 A2 एंड सो ऑन बाय टोटल मास। यानी सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालना है तो फिर सभी पार्टिकल का एक्सेलरेशन और मास का प्रोडक्ट का सम बाय टोटल मास। एक क्वेश्चन इस पर हम करना चाहेंगे, इसमें तो नहीं है वो क्वेश्चन, हम अपने मन से दे रहे हैं इस पर। एक क्वेश्चन ये कि मान लो ये एक फ्लोर है, इस पर एक वेज रखा हुआ है, इसका अपना मास कैपिटल M, और इस पर एक स्मॉल m मास का ब्लॉक स्लाइड कर रहा है। तो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन फाइंड करना। ये रेस्ट में है, ये वेज रेस्ट में है, ठीक है, ये मूव नहीं कर रहा है, रेस्ट में है ये वेज, या ये अटैच्ड है अर्थ से, समझना। फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम। समझे क्या है,
एक सिस्टम है जिसमें एक वेज है, वेज इसका अपना कैपिटल मास है, और इस वेज पर एक ब्लॉक है स्मॉल एम मास का जो स्लाइड कर रहा है। ये वेज फिक्स्ड है इस हॉरिजॉन्टल प्लेन से। तो फाइंड सेंटर, लिखो क्वेश्चन लिख दे रहे हैं इसमें पूरा। ए वेज ऑफ मास एम, इसको उतार लो, इसको उतार हो गया। ए वेज ऑफ मास कैपिटल एम इज फिक्स्ड, a block of mass small m slides down along the wedge. Find acceleration of center of mass of system. तो आपके सिस्टम में अभी दो बॉडी है ना, दो बॉडी है ना, दोनों बॉडी का अपना अपना एक्सेलरेशन चाहिए। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए m1a1 प्लस m2, तो दोनों का अपना अपना एक्सेलरेशन फाइंड करना होगा ना पहले, नहीं? तो वेज का एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ वेज क्या है? 0 तो फिक्स्ड है। अब फाइंड करना है आपको एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इज व्हाट? ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम लोग ये क्वेश्चन देखा था, जब कोई बॉडी स्लाइड करता है इस वेज पर, फिक्स्ड वेज पर, तो इसका जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है? जी साइन थीटा होता है ना। लेकिन वेक्टर फॉर्म में बात करना है तो एक काम करो, इसको ओरिजिन मान लो आप, इधर वाई एक्सिस मान लो और इधर एक्स एक्सिस मान लो। वेज के प्लेन के अलोंग एक्स एक्सिस, प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को आप अपना सुविधा के लिए कहीं भी ओरिजिन एक्स वाई एक्सिस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वेज का ब्लॉक का एक्सेलरेशन को क्या लिखा जा सकता है? जी साइन थीटा इंटू आई कैप ओनली, नहीं? तो अब हो गया सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा वेज का मास गुने वेज का एक्सेलरेशन प्लस ब्लॉक का मास गुने ब्लॉक का एक्सेलरेशन बाय टोटल मास, नहीं? दैट इज m इंटू जी साइन थीटा आई कैप बाय टोटल मास। ये आंसर हो गया, समझे? मैग्नीट्यूड फॉर्म में बात करना है तो आई को हटा दो। एक क्वेश्चन और देखो इस पर। मान लो ये एक पुल्ली वाला सिस्टम है, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, तो इसमें भी कोऑर्डिनेट सिस्टम तो सेलेक्ट करना ही होगा। आप इसको ओरिजिन मान लो, इधर आप वाई एक्सिस मान लो, डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्सिस मान लो, ठीक है? सीखो ये सब बात, जरूरी नहीं वो एक्सिस ऊपर लिया जाता है। आप अपना सुविधा के लिए यदि क्वेश्चन में एक्स वाई एक्सिस नहीं मेंशन है तो आप कुछ भी कर सकते हो। अब आप ये क्वेश्चन भी लॉज ऑफ मोशन में बनाए तो आप जानते हैं कि इसका एक्सेलरेशन a1 है, इसका a2 है, तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही होता है ना, एक ही धागा से कनेक्टेड है ना दोनों। और ये कितना आया था, वो रिजल्ट कितना आया था? वो शायद आया था m2 माइनस m1 बाय m1 प्लस m2 इंटू जी आया था शायद, ये बनाए हुए हम लोग। तो अब चलो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकाल लें। तो ACM फाइंड करने चलोगे तो m1 इंटू वेक्टर a1 प्लस m2 इंटू वेक्टर a2 बाई m1 प्लस m2, और ये हो जाएगा m1 इंटू वेक्टर a1। अच्छा ना, एक काम करें, इस पूरे को थोड़ा देर के लिए a0 एज्यूम कर लें आप, बार बार ये नहीं लिखना पड़ेगा। तो a1 को क्या लिखोगे? a1 को लिखोगे a0 j कैप,
सॉरी माइनस जे कैप ए नॉट, क्योंकि पॉजिटिव एक्सिस वाई एक्सिस सब नीचे माने हुए हैं, तो उसका एक्सेलरेशन माइनस जे कैप प्लस m2 इंटू क्या ए नॉट प्लस जे कैप बाई m1 प्लस m2, दैट इज ये m2 माइनस m1 इंटू ए नॉट बाई m1 प्लस m2 इंटू जे कैप। ए नॉट का ये वैल्यू डालोगे तो ये नॉट का ये वैल्यू डालोगे तो ये m2 माइनस m1 बाई m1 प्लस m2 का क्या होल स्क्वायर इंटू जी, ये सेंटर ऑफ मास का एक्सप्रेशन आया। ठीक है, हो गया। अब सुनो, तो ये सब तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी ये अब जो एक मेन बात है, तो हम लोग अभी तक सेंटर ऑफ मास का काइनेमेटिक्स को देख रहे थे। काइनेमेटिक्स मतलब पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम नहीं, ये सेंटर ऑफ मास का क्या डिस्क्राइब हो रहा था, काइनेमेटिक्स, उसके मोशन का काइनेमेटिक्स। मोशन का दो पार्ट ना, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। तो अभी तक क्या हो रहा था, काइनेमेटिक्स ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब हम लोग सेंटर ऑफ मास का डायनामिक्स डिस्क्राइब करेंगे। तो ये सब जो बात आपने देखा, RCM, सिग्मा MI/RI बाई टोटल मास, VCM, सिग्मा MI/VI बाई टोटल मास, ACM, यहीं से मोमेंटम भी डिफाइन किया था, सिग्मा MI, ACM, AI बाई M, ये दीज आर कॉल्ड काइनेमेटिक्स ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब जो मेन काम करना है वो है डायनामिक्स ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। डायनामिक्स मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम बराबर फोर्स, इसी को ना डायनामिक्स बोलते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ ही फोर्स ही ना काउज होता है मोशन का। डायनामिक्स मतलब काउज ऑफ मोशन ना, ट्रांसलेशनल मोशन। सेंटर ऑफ मास का ओनली ट्रांसलेशनल मोशन देखा जाता है, रोटेशनल नहीं। बाद में देखना रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर में सेंटर ऑफ मास का ट्रांसलेशनल मोशन का सिग्निफिकेंस है, रोटेशनल मोशन उसका, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो बॉडी को रोटेट करना है, तो वो पॉइंट अस्थिर होता है। तो दैट इज वी हैव टू फाइंड dPcm बाई dt, है ना, dPcm बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। लेकिन चूंकि हम लोग अभी पीछे देखा था कि PCM इज इक्वल टू P सिस्टम ना, सिस्टम का मोमेंटम ही सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम है। That is we have to find dPcm by dt equal to dP system by dt, ये पता करना है। सिस्टम की बात हुआ तो हम लोग एटलीस्ट दो पार्टिकल मान का एक सिस्टम कंसीडर करते हैं। जो दो पार्टिकल का सिस्टम के लिए वैलिड होगा वही n पार्टिकल का सिस्टम के लिए।
तो अपना सुविधा के लिए सिस्टम में 2 ही पार्टिकल तत्काल कंसीडर करते हैं हम लोग। एक पार्टिकल के लिए करेंगे तो फिर सेंटर ऑफ मास का नाम नहीं ना ले सकते हम लोग, एक से ज्यादा पार्टिकल ना लेना पड़ेगा। तो कंसीडर वी हैव ए सिस्टम कंटेनिंग 2 पार्टिकल। कंसीडर ए सिस्टम containing 2 particle, मान लो ये 2 पार्टिकल है M1 एंड M2, ये 2 पार्टिकल का सिस्टम है और तो आपको फाइंड करना है dp सिस्टम बाय dt। तो सिस्टम के लिए 2 पार्टिकल, आप मान लो इस सिस्टम में इस पार्टिकल पर एक बाहर से एक रिजल्टेंट फोर्स F1 एक्ट कर रहा है। इस पार्टिकल पर सपोज करो बाहर से एक रिजल्टेंट फोर्स F2 एक्ट कर रहा है। ये F1 इज द रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स ऑन पार्टिकल M1। एक्सटर्नल, देखिए सिस्टम इस M1 पर M2 भी फोर्स लगा रहा होगा, M1 पर तो M2 भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होगा ना, इसको F12 से डिनोट करो। तो F12 इज फोर्स ऑन M1, इंटरनल फोर्स फॉर द सिस्टम। वो कैसा फोर्स हुआ? इंटरनल फोर्स। सिस्टम के अंदर का कोई पार्टिकल किसी पार्टिकल पर लगा तो कौन फोर्स? इंटरनल फोर्स। लेकिन ये फोर्स सिस्टम के बाहर का कोई एजेंट लगा रहा है तो वो क्या कहलाया? एक्सटर्नल फोर्स। तो यहां पर लेट F1 इज व्हाट? F1 इज रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स ऑन M1 and F12 is internal force on M1। ठीक है, नाउ कंसीडर या अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ ऑन M1। M1 पर चलते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करने के लिए। अप्लाई सेकेंड लॉ ऑन M1। तो सेकेंड लॉ अप्लाई करना मतलब कोई पार्टिकल पर सेकेंड लॉ अप्लाई करना मतलब उस पार्टिकल का रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम बराबर उस पार्टिकल पर का रिजल्टेंट फोर्स, है ना। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ M1 इक्वल टू, देखो कुछ मत लिखो, अभी कुछ मत लिखो, रिजल्टेंट फोर्स ऑन किस पर? M1 पर। ये न्यूटन सेकेंड लॉ है फॉर M1। जिस पार्टिकल पर बोला न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई, उस पार्टिकल का रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इक्वल टू उसी पार्टिकल पर का रिजल्टेंट फोर्स। यानी dp1 बाई dt इक्वल टू F1 प्लस क्या? F12। M1 पर तो यही 2 फोर्स लग रहा है ना। यहां पर एक्सटर्नल इंटरनल की बात मत करना, क्योंकि एक पार्टिकल पर जितने भी फोर्सेज होता है वो सब एक्सटर्नल की तरह बिहेव करता है। नहीं समझ? आप पूरे सिस्टम को देखोगे तब ना F12 इंटरनल नजर आएगा, लेकिन खाली M1 को देखोगे तो F12 भी क्या हुआ? एक्सटर्नल ही हुआ। नहीं, तो एक पार्टिकल के केस में जो भी फोर्सेज है वहां इंटरनल एक्सटर्नल नहीं बोलना, ये बोलना है तो एक्सटर्नल ही बोलना है सब फोर्सेज को उस पार्टिकल के लिए। तो ये हुआ पार्टिकल M1 का डायनामिक्स। किसका डायनामिक्स? पार्टिकल M1 का डायनामिक्स हुआ। ये हुआ डायनामिक्स ऑफ M1। सिमिलरली
डायनामिक्स ऑफ M2 की बात करोगे, उतार लो, अब उतारो इसको। चलो देखो, सिमिलरली सेकेंड लॉ ऑन M2, या डायनामिक्स ऑफ M2 भी बोल सकते हो। तो M2 का रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इक्वल टू M2 पर का रिजल्टेंट फोर्स ना। M2 पर भी, ये M1 भी M2 पर लगाएगा ना फोर्स। ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स में पढ़े होंगे, एक पार्टिकल दूसरे पर लगा तो दूसरा भी पहले पर लगाएगा, न्यूटन थर्ड लॉ। इस फोर्स को डिनोट करें F21 से, यानी फोर्स ऑन 2 बाई 1, ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ, फोर्स ऑन 2 बाई 1। तो ये हो जाएगा F2 प्लस F21। सुनो, हम लोग अभी सिस्टम का डायनामिक्स नहीं देखे हैं। किसका डायनामिक्स देखे हैं? सिस्टम के अंदर का इंडिविजुअल पार्टिकल का डायनामिक्स देखे। अब चलते हैं सिस्टम का डायनामिक्स देखने। तो सेकेंड लॉ ऑन होल सिस्टम, ये बात करें, या डायनामिक्स ऑफ सिस्टम, ये हुआ डायनामिक्स ऑफ M2, ये डायनामिक्स ऑफ M2। नाउ अप्लाई सेकेंड लॉ ऑन होल सिस्टम। तो फिर क्या करोगे? सिस्टम का रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम न लिखोगे, जिसका डायनामिक्स उसका लीनियर मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज नहीं। और हम लोग क्या देखा था, सिस्टम का जो मोमेंटम होता है वो अंदर के हर पार्टिकल के मोमेंटम का वेक्टर सम ना, यानी P1 प्लस P2, अभी 2 ठो है बोली, ठीक है। ये समझ में आया क्या किया? P सिस्टम की जगह P1 प्लस P2, इसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करो तो dP1 बाई dt प्लस dP2 बाई dt। ये dP1 आया था F1 प्लस F12 और ये आया था F2 प्लस F21। लेकिन ये दोनों फोर्स तो एक्शन रिएक्शन फोर्सेज है ना, न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे कर रहा है ना। ये उस पर लगाया तो ये भी इस पर लगाया, तो एक्शन रिएक्शन फोर्सेज है। एक्शन रिएक्शन फोर्सेज का क्या प्रॉपर्टी बोला था कि इक्वल एंड ऑपोजिट होता है। क्या होता है? इक्वल एंड मैग्नीट्यूड सेम एंड डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो ये कंडीशन यहां रखोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा ना। F21 की भी जगह F12 की भी जगह माइनस F21 लिख दो तो नहीं कैंसिल हो जाएगा। यानी ये सिंपली निकल के आया F1 प्लस F2। पहले उतारो तो डिस्कस करें इस रिजल्ट को। तो बात ये हुआ कि जब सिस्टम का डायनामिक्स देखने गया तो यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम सिस्टम का, तो वो बराबर आया ओनली किसका? रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स का। किसका? इंटरनल फोर्स कट गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिससे सारा न्यूमेरिकल्स बनना है। दस DP सिस्टम या P सिस्टम की जगह P CM भी तो बोल सकते हैं ना। ये तो पहले ही बात किया हम लोग, सिस्टम का मोमेंटम सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम के बराबर था। प्रूव किए ना पीछे हम लोग ये बात को। और ये आया किसका? F1 प्लस F2 मीन्स आया किसका? F रिजल्टेंट एक्सटर्नल। क्या? F रिजल्टेंट एक्सटर्नल। इंटरनल फोर्स पार्टिसिपेट नहीं हुआ। मतलब सिस्टम के मोमेंटम को ओनली कौन चेंज करेगा? एक्सटर्नल फोर्स। सिस्टम का मोमेंटम चेंज होगा ओनली ड्यू टू
एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स के चलते सिस्टम के मोमेंटम में चेंजिंग। एक फेमस एग्जांपल, सिलेंडर है, गैस भरा हुआ है उसमें, तो गैसियस मॉलिक्यूल में तो मोमेंटम होता है नहीं, लेकिन सिलेंडर में मोमेंटम होता है? होल सिस्टम में कोई मोमेंटम है नहीं ना, लेकिन सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स है उसमें तो मोमेंटम है। और पार्टिकल सब कोलाइड करते रहता है दीवार से, सिलेंडर के दीवार से फोर्स लगाते रहता है, फिर भी मोमेंटम नहीं आता है सिलेंडर में। यानी इंटरनल फोर्स के चलते कोई मोमेंटम सिलेंडर में नहीं आता है। सिलेंडर में मोमेंटम लाना है तो हम लोग को बाहरी फोर्स लगाना होता है, समझे? इंटरनल फोर्स के चलते सिस्टम में कोई मोमेंटम चेंज नहीं होगा, समझे? सिस्टम का पार्टिकल का मोमेंटम अपने आप में चेंज होते रहेगा ड्यू टू इंटरनल फोर्स, लेकिन होल सिस्टम में के मोमेंटम में कोई चेंजिंग नहीं होगा। सिस्टम के मोमेंटम को ओनली कौन फोर्स चेंज करेगा? एक्सटर्नल। यदि एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, अच्छा पी सिस्टम लिखे तो मन में पी सेंटर ऑफ मास भी समझना। अभी जो जरूरत है हमको सेंटर ऑफ मासेस से मतलब है, इसलिए पी सिस्टम की जगह पी सी भी लिखते हैं। इफ एफ रिजल्टेंट एक्सटर्नल विल बी जीरो, दैट इज डी पी सी एम बाई डी टी विल बी जीरो, दैट इज क्या? पी सी एम कॉन्स्टेंट नहीं, पी सी एम कॉन्स्टेंट मतलब वी सी एम कांस्टेंट, यानी सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं होगा। यदि इनिशियली रेस्ट में है सेंटर ऑफ मास तो फाइनली भी वो रेस्ट में ही रहेगा। यदि एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो तो, रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो तो, ऐसा भी संभावना है कि रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं है, बट इसका कोई कंपोनेंट जीरो है, एफ एक्स जीरो है, एफ वाई जीरो है। होल फोर्स जीरो नहीं है, लेकिन उसका कोई कंपोनेंट जीरो है, बट एफ एक्स जीरो है। तो उस केस में भी वी सी एम कॉन्स्टेंट नहीं होगा, ओनली उस वी सी एम का कौन कंपोनेंट कांस्टेंट होगा? एक्स कंपोनेंट ही कांस्टेंट होगा। यानी जिस दिशा वाला रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा, उसी दिशा में सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। मान लो ये हमारा रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स है, जो है हमारा 2i + 3k, ठीक है? तो यहां पर हमारा सेंटर ऑफ मास का कौन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा? y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा ओनली। x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि x डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पूरा न्यूमेरिकल को इसी पर बनना है। इस चैप्टर का कोलिजन वाला छोड़ दें, सेंटर ऑफ मास वाला क्वेश्चंस खाली करें, सबको इसी पर बनना है। अब देखो बना के दिखाते हैं कुछ क्वेश्चन इसमें। यदि वेक्टर फॉर्म में ही फोर्स जीरो है, इसका मतलब इस फोर्स का एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट जीरो है? नहीं। यदि कोई वेक्टरे को जीरो बोल दिया, दैट इज उस वेक्टर का तीनों कंपोनेंट जीरो हो गया, तो फिर वेलोसिटी का भी तीनों कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा। सेंटर ऑफ मास का भी तीनों कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, या सिंपली बोल दो तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में कांस्टेंट रहेगा।
कोई वेक्टर का कांस्टेंट होना यानी उसका तीनों कंपोनेंट का कांस्टेंट होना, है ना। और या जिस दिशा वाला फोर्स 0 होगा उस दिशा में वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का कांस्टेंट रहेगा। अब देखो क्वेश्चन 10 नंबर इसका। हो गया था ना ये। एक ट्रे है, उस पर एक आइस ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। और उस ट्रे का भी अपना कुछ मास है m। इस पर एक आइस ब्लॉक है, क्यूबिकल शेप का आइस ब्लॉक है, उसका मास है स्मॉल m। और इसका एज लेंथ है l। क्यूबिकल है तो सब एज लेंथ l ही होगा। ये ट्रे है, उसका मास कैपिटल M। इस पूरे सिस्टम को एक ग्रेविटी फ्री हॉल में रख दिया गया है। इस पूरे सिस्टम को एक ग्रेविटी फ्री हॉल में रख दिया गया। अब बोल रहा है कि ब्लॉक मेल्ट किया, आइस ब्लॉक है ये, आइस ब्लॉक। इफ द आइस मेल्ट बाय व्हाट डिस्टेंस डज सेंटर ऑफ मास ऑफ द ट्रे प्लस आइस सिस्टम विल डिस्प्लेस्ड। एक सिस्टम है यहां, सिस्टम का नाम क्या दोगे? ट्रे प्लस आइस। देखो सिस्टम के अंदर जो भी बॉडी होता है ना, बॉडी का नाम लिख के कौन साइन? प्लस साइन। इसको ट्रे प्लस आइस सिस्टम बोलेंगे। तो जब वो क्यूबिकल शेप में था तब जहां भी था सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम का, लेकिन जब क्यूब मेल्ट कर जाएगा तो सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस्ड कर जाएगा। तो बोल रहा है कितना अमाउंट से डिस्प्लेस्ड हुआ। तो अब आपको फिर एक क्वेश्चन हम लोग उधर बनाए थे कि 10 kg को इतना सेंटीमीटर से डिस्प्लेस किए तो 20 से, लगभग उसी मॉडल का है ना। तो उसमें जो मेथड एडॉप्ट किया बनाने का वो यहाँ नहीं है, वहाँ कभी नहीं संभव है। अब आप ट्रे का सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट निकालने जाओगे, y कोऑर्डिनेट निकालने जाओगे, आइस ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास का XY कोऑर्डिनेट, ये कॉम्प्लिकेटेड बात है, समझे। अभी जब मेल्ट कर गया तो समझ रहे हैं सब कोई कि ये पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लोर पर आ जाएगा। नहीं, अब पानी यदि बिखर जाए तो लोग जो सोचेगा इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपके माइंड में क्या क्या चलेगा, वो बात हम कर रहे हैं। आपको पानी में बिखर गया तो उसका सेंटर ऑफ मास तो मिड पॉइंट पर मान लोगे। आइस का सेंटर ऑफ मास अब कहाँ चला गया? पूरा पानी हॉरिजॉन्टल ना हो गया। पूरा यदि बिखर जाए ट्रे पर तो मिड पॉइंट पर लोग मान के चलेगा उसका सेंटर ऑफ मास आइस का 0 क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया पानी पूरा ट्रे पर, तो मिड पॉइंट पर ना मानिएगा, ट्रे के मिड पॉइंट पर। लेकिन ट्रे तो सॉलिड है, उसका तो सेंटर ऑफ मास नहीं खिसका है अपना, ट्रे का अपना लेकिन वो कहाँ है? ट्रे का सेंटर ऑफ मास कहाँ है? टोटल मास खाली गिवन है। ट्रे का तो कोई डायमेंशन नहीं दिया हुआ है, उसका सेंटर ऑफ मास निकालोगे। इधरो हाई, इधरो मास है, इधरो मास है, इधर भी मास है, तो कहीं इधर जगह होगा, कहीं पर ट्रे का सेंटर ऑफ मास। आइस का पहले यहां था। बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात है ये। सिंपली यहां क्या कंसेप्ट लगाना था कि चूंकि ग्रेविटी फ्री हॉल में है तो एक्सटर्नल फोर्स क्या है? 0 नहीं, कोई भी दिशा में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना है। रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स ऑन होल सिस्टम इज 0। रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स इज 0, इसलिए सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट में भी कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि इनिशियली रेस्ट में है। आइस मेल्ट नहीं किया है तो सेंटर ऑफ मास तो रुका हुआ है ना। नहीं, सेंटर ऑफ मास सब पूरा सिस्टम रेस्ट में है, ब्लॉक व्लॉक सब कुछ रेस्ट में है, तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा? रेस्ट में होगा।
और ये कंसेप्ट कहता है कि कांस्टेंट है वेलोसिटी, क्योंकि कोई फोर्स एक्ट तो अभी भी रुकले होगा सेंटर ऑफ मास, यानी सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस्ड नहीं किया। यही आंसर हो गया कि सेंटर ऑफ मास डज नॉट डिस्प्लेस, डज नॉट डिस्प्लेस। क्या नहीं है तो डिस्प्लेस करेगा, तो उसमें कुछ ऐसा डायमेंशन उमेंशन होगा कि जो निकल सकता है, एकदम एकदम निकल सकता है तब। अच्छा, इस मॉडल का कुछ क्वेश्चन और बनाने दीजिए तो उस पर उसको बना देते हैं। इस मॉडल का एक क्वेश्चन है, पहले 14 नंबर देखो, नहीं पहले 12 देखो, 12। देखो इस कंसेप्ट का यूज हुआ ना, ये जो अभी हम ये कंसेप्ट डिस्कस किया है, 12 में भी यही कंसेप्ट अप्लाई होना है, 13 में भी यही अप्लाई होना है, 14 में भी यही अप्लाई होना है, एकदम खाली यही चीज़ कंसिडर होगा तीनों चारों क्वेश्चन में। 12 नंबर, मिस्टर वर्मा 50 kg, मिस्टर माथुर 60 kg आर सीटिंग एट द 2 extremities of 4 meter लॉन्ग बोट। एक बोट था, ठीक है, इस बोट के 4 मीटर लंबा बोट है ये, इसके इंड पर है दोनों, मान लो ये वर्मा है और ये माथुर है, ये 50 kg का है, ये कितना kg बोल रहा है, 60 kg का, और ये तो बोट है तो पानी में होगा, ये सिचुएशन है। अब ये दोनों ट्रेवल करके आया, 4 मीटर लंबा बोट है ये लेंथ 4 मीटर, और ये दोनों कुछ डिस्कस करने के लिए बोट के सेंटर पर आता है ट्रेवल करके, ठीक है, सेंटर पर। तो बोल रहा है इसमें कि हाउ फार डज द बोट मूव ऑन वाटर, बोट कितना मूव किया वाटर पर। ये दोनों ट्रेवल करके आया बोट के सेंटर में, तो बोट कितना डिस्प्लेस्ड हुआ, ठीक है। एक काम करो, बोट कितना डिस्प्लेस्ड हुआ उसके लिए आप इसको ओरिजिन मान लो। तो अच्छा, एक बात और बोल रहा है, नेग्लेक्टिंग वाटर फ्रिक्शन, वाटर सरफेस जो है, वाटर इस बोट पर फ्रिक्शन फोर्स लगा सकता है ना, वो सब बोल रहा है नेग्लेक्ट करने के लिए, यानी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स एक्ट नहीं करेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, कौन कौन, एक mg, बुआयंसी फोर्स, ये वाटर लगा रहा होगा एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है आपके सिस्टम पर, लेकिन हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पर एक्ट, तो Fx 0 है, Fy 0 नहीं है, Fx 0 है, Fy इज नॉट 0, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है पूरे सिस्टम पर। तो सेंटर ऑफ मास का खाली x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट में भी कितना होगा, क्योंकि इनिशियली सब कुछ क्या था, रेस्ट में था, तो फाइनली भी तो बोट डिस्प्लेस्ड होगा, ये दोनों मूव किया लेकिन ऑल ओवर सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस्ड नहीं किया, ये ध्यान रखना। तो दैट इज सेंटर ऑफ मास डज नॉट डिस्प्लेस। अब यही बात यूज करेंगे बोट का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने में। तो सुनो, अभी सेंटर ऑफ मास कहाँ है ये पता करके रख लो, जब ये दोनों ट्रेवल करके यहाँ आएगा तब सेंटर ऑफ मास कहाँ है वो पता करो, और फिर दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे ना, क्योंकि सेंटर ऑफ मास डज नॉट डिस्प्लेस ना, वहाँ रिजल्ट आ रहा है। तो अभी ओरिजिन यहाँ है, तो अभी इनिशियल जो पोजीशन होगा सेंटर ऑफ मास का, ये 50 गुने 0 प्लस 60 गुने 4, अब बोट में भी मास है 40 kg है ना, तो बोट का तो यूनिफॉर्म होता है, तो लगभग बीचे में ना मान के चलोगे, नहीं 40 kg कहाँ, सेंटर है पर ना, बोट का
उसमें वाईओ कोऑर्डिनेट होगा, एक्सओ कोऑर्डिनेट होगा, तो हमको वाई कोऑर्डिनेट से तो मतलब है निकाली। अब वो सेंटर पर ही ना होगा बोट का सेंटर ऑफ मास, तो कितना 2 मीटर, कितना यानी 40 गुने कितना 2 बाई टोटल मास। ये हुआ इनिशियल पोजीशन सेंटर ऑफ मास का। फाइनल पोजीशन में बोट को चलो ये इधर आया, ये इधर आया, तो ऐसे लॉजिकली सोचो बोट इफेक्टिवली उधर खिसकेगा कि इफेक्टिवली इधर खिसकेगा, नहीं पता, लेकिन मान लो तो थोड़ा गौर कीजिए तो किधर खिसकेगा, उधर खिसकेगा। ज्यादा मास वाला है ना, वो भी चलेगा, ज्यादा मास वाला तो थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाएगा उधर, तो इधर चलो खिसकाते हैं बोट को। मान लो अब ये इंड खिसक के यहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। दूसरा कलर नहीं है, नहीं है। दुनू तो यहाँ सेंटर पर आ गया ना, दुनू को कहाँ गया। और सपोज करो ये बोट खिसका x अमाउंट से, बोट खिसका कितना अमाउंट से, x अमाउंट से खिसका। तो अब फाइनल सेंटर ऑफ मास xf कितना 50 गुने 2 प्लस x प्लस 60 गुने 2 प्लस x प्लस 40 गुने भी 2, सब कोई सेंटर पर आ गया। बोट का अपना मास तो सेंटर पर था ही, माथुरो सेंटर पर आ गया, वो भी सेंटर पर, तो सबका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2 प्लस x ना। इंड से 2 मीटर, ये इंड ओरिजिन से कितना मीटर पर है x मीटर, तो 2 प्लस x बाई टोटल मास 50 प्लस 60 प्लस 40, ये तो कट जाएगा, खाली 2 प्लस x आएगा। ये फाइनल। चूंकि वो कंडीशंस अप्लाई कीजिएगी, सेंटर ऑफ मास डज नॉट डिस्प्लेस, दैट इज xi बराबर xf कर देना। चूंकि xi बराबर xf दैट इज 2, ये कितना आ रहा है, ये 240 प्लस 80 कितना 320 बाई कितना 150 बराबर 2 प्लस x, x का वैल्यू आ गया, बोट का डिस्प्लेसमेंट। उतारो। ऐसे ना आप लोग को दूगो क्वेश्चन छोड़ रहे हैं आप लोग के लिए, 13 एंड 14, इसी मोड, यही चीज अप्लाई करना है उसमें भी। देखो ट्राई करके तब तक इसको 13 एंड 14 को।